Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 16th of July 2025. तो गाइज आज है तारीख 16 जुलाई 2025 और है वेडनेसडे। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे फ्राइडे लिखा हुआ है। तो आज दोस्तों यहाँ पर वेडनेसडे है। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स इस इकलौते लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा विस्तार से हर एक न्यूज़ आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। यानी यहाँ से एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप रेडी हैं उसको सॉल्व करने के लिए। डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 6 बजे ये वीडियो आता है। तो दोस्तों यहाँ पे कल ये वीडियो नहीं आ पाया था। अब उसको बीच बीच में मुझे बार बार स्किप करना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जो ऑलरेडी हम द हिंदू में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने कल का जो वीडियो है उसको स्किप कर दिया था। अगर आप चाहें कि कुछ रिपीटेड टॉपिक्स भी मैं आपको पढ़ा दूं जो मैंने मॉर्निंग में मतलब द हिंदू में पढ़ाता हूं, तो उसके हिसाब से फिर हम इस वीडियो को भी डेली बेसिस पे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो उसके बारे में भी ज़रूर से मेंशन करना कि हाँ सर, कभी कभी रिपीटेड टॉपिक्स भी कवर करवा दिया करो। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। आज सेशन में बहुत सारे रेलिवेंट आर्टिकल हैं और मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। यह है आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ बेसिक से जो पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करते चलिएगा। ब्लैक बक के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। अब जो ये ब्लैक बक है, इस तरीके का जो ये हिरण है वो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिसको हम कई बार ब्लैक हिरण भी कहते हैं। तो ये जो ब्लैक बक है, इसकी जो स्पीशी है, इसको लेकर एक न्यूज़ आर्टिकल ये पब्लिश हुआ है। आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी पंजाब के अंदर वाइल्ड ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि पिछले कुछ समय पर ब्लैक बक की जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से डिक्लाइन हुई है, तेज़ी से घटती हुई नजर आई है। ये कहाँ पे घट रही है? अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों बिश्नोई समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंचुरी है। बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो प्रोटेक्ट करती हुई आई है बहुत लंबे समय से इस ब्लैक बक को। और आपको पता होगा जो सलमान खान का केस है वो भी ब्लैक बक वाला ही है ना। तो बिश्नोई जो कम्युनिटी है वो करेंट समय पर इसको वर्शिप भी करती है। तो अभी उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि भाई अब जिस तरीके से हम ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे थे ब्लैक बक्स को, क्या वो प्रोटेक्शन सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है इनको, क्योंकि पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है, डिक्लाइन हो रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आने वाले समय पर, क्योंकि आईयूसीएन स्टेटस के अंदर में लगातार ये जो प्रजाति है वो खतरे में बढ़ती चली जा रही है। अब देखो एग्जाम में आप लोगों से पहला क्वेश्चन बनेगा ब्लैक बक की पॉपुलेशन के बारे में कि ये पाई कहाँ कहाँ पे जाती है। तो याद रखिएगा ये तो इंडिया और नेपाल की इंडिजीनियस स्पीशी है। इन दो देशों में आपको देखने को मिलेगा, इनके अलावा कहीं और नहीं पाई जाती। एग्जाम में आप लोगों से पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि ये ब्लैक बक केवल इंडिया में पाया जाता है क्या, ये बताओ। तो आप कहोगे नहीं, नेपाल में भी इसकी प्रजाति देखने को मिलती है। इंडिया में स्पेसिफिकली देखोगे तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, ठीक है, या फिर जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, सदर्न इंडिया की बात हो रही है, उन रेंजेस में भी ब्लैक बक की जो पॉपुलेशन है वो हमको देखने को मिल जाती है। खास तौर पर कुछ राज्य ऐसे हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों का स्टेट एनिमल है ये ब्लैक बक। आप इमेजिन करो, 3 राज्यों का स्टेट एनिमल है, एक कह सकते हैं राज्य पशु घोषित किया हुआ है इन तीनों राज्यों ने। तो ये बात हो गई ब्लैक बग के बारे में। कैसा दिखाई देता है? कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये ब्लैक बग आपको नजर आएगा। ये जो हम लोग वीडियो ये फोटो हम सामने देख पा रहे हैं, ये ब्लैक बक मेल है, ठीक है, पुरुष है। और यहाँ पर देखोगे इसके जो सींग है वो किस तरीके से स्पाइरल वे में ऊपर देखने को मिलेंगे। इसकी जो फीमेल पॉपुलेशन होती है उसमें इस तरीके से सींग नहीं होते, उनके सींग नहीं होते। अभी वो भी हम लोग समझेंगे। ब्लैक बक की खास पहचान क्या है? इनका जो ऊपरी भाग होता है ये ब्लैक कलर का होता है, ये आप देख पाओगे। निचला हिस्सा जो है ये वाइट कलर का होता है और निचले हिस्से के साथ साथ आंखों के किनारे जो जगह है दोस्तों ये भी वाइट कलर की होती है। ये सबसे बड़ी पहचान है ब्लैक बक्स की, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में मैं आपको बता ही चुका हूं, पहले तो ये प्रजाति 2 ही देश में पाई जाती है, ठीक है। अब 2 ही देश में नहीं, केवल इंडिया में भी है, नेपाल में भी और पाकिस्तान में भी इसकी कुछ प्रजाति देखने को मिलती है। तो तीनों जगह के नाम याद रखने हैं। इंडिया में मेनली गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में देखने को मिलती है। और खासकर पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के अंदर मैंने आपको बता दिया इसको स्टेट एनिमल भी घोषित किया जा चुका है, वहाँ का ये राज्य पशु है, ठीक है। हैबिटेट की बात करेंगे तो इसको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहना पसंद है। ज़्यादा घने फॉरेस्ट इसको नहीं पसंद है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ज़्यादा घने जंगल ब्लैक बक नहीं प्रेफर करता। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो एक पूरा झुंड एक साथ चलता है, उस झुंड में 7 से 10 ब्लैक बक्स होते हैं और इस झुंड को लीड करती है एक मेच्योर फीमेल लीडर। कहोगे ये भी याद रखना है? हाँ भाई, ये भी याद रखना है।
आपको एलिफेंट को लेकर क्वेश्चन याद है या नहीं याद है? यूपीएससी ने एलिफेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा कि हाथियों के झुंड के ग्रुप को लीड कौन करता है? फीमेल मेंबर लीड करता है। जी बिल्कुल सही बात है। वही चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी अप्लाई होती है, याद रखिएगा। तो जो मैच्योर फीमेल होती है ब्लैक बक की, वो यूजुअली उस इंपॉर्टेंट ग्रुप को लीड कर रही होती है, वो ग्रुप जो 7 से 10 ब्लैक बक्स का है। ब्लैक बक डायोर्नल होते हैं। अब दो प्रकार से आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, डायोर्नल होता है, नॉक्टर्नल होता है। ये तो आपको पता है। नॉक्टर्नल जो होता है वो रात में एक्टिव रहता है और दिन में सोता है। डायोर्नल जो होता है दोस्तों ये दिन में एक्टिव रहता है, नॉर्मल जैसे हम हैं उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये डायर्नल पशु आपको देखने को मिलेगा। बाकी माना जाता है पृथ्वी पर वन ऑफ द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल्स के अंदर इसको काउंट किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय पर प्रॉब्लम्स बड़ी हैं इसके लिए। प्रॉब्लम ये बड़ी है दोस्तों कि लगातार हंटिंग होती हुई नज़र आई है, इसका शिकार किया गया है। जब बात करते हैं शिकार होना या जिस जगह पर जिस जंगल में ये रह रहे हैं वहाँ पे कटाई करना, तो उनका हैबिटेट जो है वो लगातार तबाह हो रहा है। अब ये पशु जाएंगे कहाँ पर, ये समस्या हो रही है। ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक बक है इनका बिश्नोई कम्युनिटी के साथ में एक बड़ा लिंकेज है, तो ये भी याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। जब ये बात करते हैं ना वर्ड बिश्नोई, ये वर्ड आता है बिस यानी 20, 20 मतलब क्या होता है 20, नोई मतलब 9, तो 29, तो 29 सिद्धांत लाए गए थे जाम्बोजी के थ्रू। और वो जो 29 सिद्धांत है दोस्तों बिश्नोई समाज के अंदर, वो भगवान, नेचर और एथिकल लिविंग के ऊपर में दर्शाते हैं। ये सभी प्रिंसिपल्स फाउंड करे गए थे गुरु जम्बेश्वर जी के थ्रू, जिनको हम जम्बो जी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल्स फाउंड करे गए राजस्थान में 1485 में। ठीक है। तो बिश्नोई समाज देखोगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये जो कम्युनिटी है वो थार डेजर्ट में, उसके अलावा इंडिया के नॉर्थ स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी आप कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी के लोग हैं वो रहते हैं। बिश्नोई वेमेन जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो ज़्यादातर जानी जाती हैं कि वो कई बार जो ये ब्लैक बक्स होते हैं ना, ये ब्लैक बक जिन ऐसा ब्लैक बक जो बिल्कुल अलग हो चुका है, जिसका परिवार का कोई नहीं है, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना, इवन ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाया जाता है ऑर्फेंड ब्लैक बक को। ठीक है, छोटे बच्चे को। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं ब्लैक बक की प्रोटेक्शन की जाती है। तो बिश्नोई समाज में बड़ा रोल है, जिस वजह से यहाँ पर जो ये सलमान खान वाला केस है वो भी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। बाकी कंजर्वेशन स्टेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आप लोगों से कुछ पूछा गया तो ब्लैक बक के कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में पूछा जा सकता है। सबसे पहले IUCN स्टेटस होगा। कंजर्वेशन मतलब सुरक्षा हम किस तरीके से दे रहे हैं। 3 तरीके से सुरक्षा दी जाती है। एक दी जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, दूसरा यहाँ पर साइट्स करके आपको देखने को मिलेगा जो इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता है कि उस एनिमल का व्यापार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तीसरा यहाँ पर आपको IUCN स्टेटस देखने को मिलता है। तो याद रखिए IUCN में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया, यानी कि पॉपुलेशन है अच्छी खासी करंट समय पर अवेलेबल है। लेकिन अभी जो खबर आई है वो खबर सही नहीं है। खबर क्या कहती है? खबर कहती है कि पंजाब के अंदर में इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है, डिक्लाइन हुई है। तो ये खबर ज़्यादा सही नहीं है। अभी तो फिलहाल ठीक है, पॉपुलेशन को ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 3 में कवर किया गया है, इसका व्यापार किया जा सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के आधार पे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में कवर किया गया, इसका शिकार नहीं कर सकते, शिकार जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। और कोई शिकार करता है तो उसके ऊपर में फिर हाई पेनल्टीज चार्ज किए जाएंगे, उसको वो सारी की सारी जो सजाएं हैं वो भुगतनी पड़ेंगी। तो ये ब्लैक बक के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गया, ये हमने समझ लिया। और मेल फीमेल के बीच में कुछ डिफरेंस होता है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। मेल देखोगे तो डार्क ब्राउन ब्लैक फर होता है। ठीक है, वाइट कलर की बैली होती है, मैंने आपको बताया, और जो वाइट कलर है वो आंखों के पास भी होता है। और जो मेल होता है उसके बड़े बड़े सींग होते हैं। ठीक है, 28 इंच के सींग आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े सींग जो बिल्कुल स्पाइरल होते हैं। लेकिन जो फीमेल ब्लैक बक है दोस्तों ये साइज़ में छोटी होती है, इनके स्पाइरल हॉर्न्स, ये जो सींग है, नहीं होते। यानी स्पाइरल सींग ऐसे गोल गोल घूमते हुए ऐसे सींग नहीं होते जैसे मेल के होते हैं, जो आपने फोटो में ऊपर देख लिया था। ठीक है, IUCN ये सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं। रेड लिस्ट के अंदर में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 और साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 3 में कवर किया जा चुका है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ चर्चाओं में है, आर्टिकल समाप्त नहीं हुआ है। आर्टिकल में अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चाओं में है। क्यों? क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों याद रखिए, सबसे पहले लोकेशन के अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। तो पंजाब में ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चाओं लोकेटेड है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ब्लैक बक की पॉपुलेशन कम हुई है, डिक्लाइन हुई है, जिस वजह से वो न्यूज़ में है। तो बस खाली इसका लोकेशन याद रखना। लोकेशन के अलावा आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा, लिटरली कुछ भी नहीं पूछेगा। बस खाली याद रखना कि हाँ, इस जगह की जब बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, ये कम्युनिटी ओन्ड लैंड है। यहाँ की जो ज़मीन है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे 13 बिश्नोई के गांव फैले हुए हैं। तो प्राइवेट कम्युनिटी के थ्रू ओन करने वाली ये पूरी जगह है, इस प्रकार का लैंड है, गवर्नमेंट यहाँ पर इसको ओन नहीं करती।
चलिए, आई होप क्लैरिटी मिल चुकी है। अब देखो, इस आर्टिकल के मैंने हर एक पॉइंट आपको 8 से 9 मिनट में समझा दिए। तो कोई भी क्वेश्चन बने एग्जामिनेशन के लिए, आप रेडी हो उसको सॉल्व करने के लिए। अगले आर्टिकल पर आए। यह आपका सेकंड आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, प्लेग के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने एग्जैक्टली आज का थंबनेल भी मेंशन किया हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करो, वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ उसको प्रेस कर सकते हैं। 2000 लाइक्स का टारगेट होता है, उसको आप सभी लोग पहुंचा सकते हैं। और मेक श्योर करें जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और रोज़ाना सुबह 6 बजे हैबिट बना लें कि रोज़ाना सुबह 6 बजे आपके स्केड्यूल में ये वीडियो ऐड होना चाहिए। ठीक है, ये आपके करंट अफेयर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, फैक्चुअली, प्रीलिम्स के आधार पे, मेंस के आधार पे, हर एक चीज़ के आधार पर। आइए, अब यहाँ पे प्लेग के बारे में बात हो रही है। तो प्लेग आपको पता है, चूहे से, रैट से फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी इतिहास में फैली थी जिसने लाखों लोगों की जान ली। तो अभी ये बीमारी वापस से चर्चाओं में आ रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यूएसए के अंदर एक जगह है अरिजोना। तो यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, कुछ लोगों की जान गई है न्यूमोनिक प्लेग की वजह से। न्यूमोनिक प्लेग, याद रखना, ये प्लेग इतिहास में बड़े तबाही मचा चुका है, बड़ा हुड़दंग मचा चुका है, और वापस से लोगों में डर बैठ गया है। क्योंकि जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, यूएसए के अरिजोना जगह की, लगभग 18 साल बाद दोस्तों पहली किसी की डेथ हुई है न्यूमोनिक प्लेग की वजह से। ये चिंता का विषय है। ये इतना ज़्यादा चिंता लोगों में डर पैदा कर चुका है कि कहीं वापस से प्लेग जो है पहले की तरह ना फैल जाए। हालांकि आज हमारे पास में ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं जिससे इसको ठीक किया जा सकता है। क्योंकि ये जो प्लेग है ना, इसके अलग अलग प्रकार हैं। न्यूमोनिक प्लेग होता है, ब्यूबोनिक प्लेग होता है, ये बहुत डेंजरस है। आइए बात करते हैं इसके बारे में कि एग्जैक्टली प्लेग क्या होता है। तो प्लेग हाईली इन्फेक्शियस जूनोटिक डिजीज़ है, पहली बात तो ये याद रखिए। सर जूनोटिक डिजीज़ कौन सी होती हैं? जूनोटिक बीमारियां वो होती हैं जो जानवरों से इंसान में फैलती हैं, फिर इंसान से दूसरे इंसानों में फैलती हैं। ठीक है, ये बीमारी किसकी वजह से होती है, क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि जो बीमारी होती है या तो बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीज़ों की वजह से होती है, फंजाई की वजह से होती है। तो जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरस की वजह से हो रही है तो वायरल डिजीज़ है। ये जो प्लेग है दोस्तों, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो इस प्रकार से आप याद रखिए बैक्टीरियल डिजीज़ है। वो बैक्टीरिया कौन सा है? वो है बैक्टीरियम येर्सिनिया पेस्टिस। याद रखिए, येर्सिनिया पेस्टिस, इसकी वजह से जूनोटिक डिजीज़ नाम की बीमारी फैलती है। लेकिन ये फैलती कैसे है, ज़रा ये बताओ। ये एक इंटरेस्टिंग सा फोटो मुझे मिल गया, लेकिन बहुत शानदार सा है। तो मान लो ये बैक्टीरिया है दोस्तों। अब इस बैक्टीरिया से चूहे मान लो अफेक्ट हो जाते हैं, तो इन चूहों को काटता है फ्ली, छोटा सा कीड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये वेक्टर का काम करता है। वेक्टर मतलब जो इस बीमारी को कैरी कर रहा है, इधर से उधर पहुंचा रहा है। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है दोस्तों, ये बैक्टीरिया नेचुरली इन चूहों में पाया जाता है। यानी ये जो चूहे हैं जो हैं, ये इस बैक्टीरिया के रेजर्वोयर हैं। समझ गए? अब इन चूहों को मान लो छोटा सा कीड़ा है, फ्ली जिसको बोलते हैं, ये काट लेगा। और ये कीड़ा आकर किसी इंसान को अगर एक्सीडेंटली काट ले, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कीड़ा है ना, जब ये रोडेंट इस चूहे को काटेगा, ये चूहा जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इसके बॉडी में ये वाला बैक्टीरिया है, तो जब ये फ्ली काटेगा तो ये बैक्टीरिया इस फ्ली में पहुँच जाएगा। और ये जब कीड़ा आकर एक इंसान को काटेगा तो ये बैक्टीरिया इंसान के खून में उतर जाएगा, जिससे ब्यूबोनिक प्लेग हो सकता है, पल्मोनरी प्लेग हो सकता है, या सेप्टिसेमिक प्लेग हो सकता है। तीनों की तीनों डेंजरस कंडीशंस हैं जो हमारे बॉडी को बुरी तरह से अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर इसका ट्रांसमिशन का प्रोसेस हो गया, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि जो प्लेग है इसमें मेन कारण, मेन बैक्टीरिया कौन सा है? वो है येर्सिनिया पेस्टिस। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इसमें मेन वेक्टर कौन सा है? वेक्टर जो इसको कैरी कर रहा है, तो वो फ्ली है, एक प्रकार का कीड़ा आपको देखने को मिलेगा जो पहले उस जानवर को अटैक करेगा या उस जानवर को काटेगा जिसमें ये वायरस पाया जा रहा है, सॉरी बैक्टीरिया पाया जा रहा है, देन उसके बाद में वो इंसान को काट लेगा। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया जानवर से इंसान में फैलता चले जाएगा। इतिहास देखोगे दोस्तों, तो इतिहास में इसको ब्लैक डेथ का नाम की दिया गया है। अच्छा, ये अब आप समझ रहे होंगे, ब्लैक डेथ, वो जो 14th सेंचुरी के अंदर तबाही मची। आप इमेजिन करो, ब्लैक डेथ की वजह से 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान गई पूरे यूरोप के अंदर में, विच इज़ वेरी वेरी मैसिव। तो एक वन ऑफ द डेडलीस्ट पैंडेमिक में इसको काउंट किया जाता है। दुनिया का एक सबसे खतरनाक महामारी पूरे मानव इतिहास में ये देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी करंट रेलिवेंस दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो आज के समय पर बताया जाता है कि जो ये प्लेग है ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है सभी जगह पर मिलेगा, बहुत मुश्किल से ये जो प्लेग के केसेस आते हैं। अभी यूएसए में जो निकल कर आए हैं, अफ्रीका के कुछ जगहों में, मेडागास्कर में देखने को मिलेंगे, एशिया वगैरह में भी कुछ केसेस हमको देखने को मिल जाते हैं।
ट्रांसमिट कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है वो हमारे इस हिस्से को अफेक्ट करता है। न्यूमोनिक प्लेग जो होता है वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। लेकिन जो सेप्टिकमिक प्लेग होता है ये पूरे बॉडी के मेन स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है। इन सब में मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। तीनों के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। इनमें सबसे खतरनाक न्यूमोनिक प्लेग होता है जो हमारे सीधा फेफड़ों को अफेक्ट करता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, ज़्यादा डेंजरस। अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो इंसान की जान जा सकती है। इन तीनों के लक्षण क्या है? जो ब्यूबोनिक प्लेग होता है इसमें जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें सूजन आ जाती है। लिम्फ नोड्स क्या हैं दोस्तों? हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं बॉडी में, इसमें सूजन आ जाती है। बुखार होना, बहुत ज़्यादा सर्दी लगना, थकान होना। उसके अलावा सेप्टिसेमिक प्लेग आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर हमारे खाल के अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। न्यूमोनिक प्लेग के अंदर में कफ होता है, चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। एक इंसान से दूसरे इंसान में यह बीमारी आराम से ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये प्लेग के सिम्टम्स हो गए, लक्षण हो गए। नाउ क्वेश्चन इज फैटेलिटी रेट, ये कितना ज़्यादा घातक हो सकता है? ब्यूबोनिक प्लेग दोस्तों अगर इसका ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो 30% से 60% जानलेवा हो सकता है। न्यूमोनिक प्लेग अगर ट्रीटमेंट ना हो तो हमेशा ये जानलेवा माना जाएगा। लेकिन आज मार्केट में एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, याद रखिएगा। एंटीबायोटिक्स का काम होता है घातक बैक्टीरिया को ख़त्म करना। तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर भी बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स हैं। सर मार्केट में कौन से एंटीबायोटिक मिलते हैं, मान लो क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामिसिन है, जो बेसिकली प्लेग जैसी बीमारियों को करंट समय पर रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा एक और आर्टिकल समाप्त, और याद रखिएगा ये भी बहुत काम का है। अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि अभी इंडिया ब्राज़ील के रिलेशंस में एक खटास देखने को मिली। एक्चुअली में क्या हुआ, अभी आपको पता है पीएम मोदी ब्राज़ील गए थे, जो ब्रिक्स का समिट है उसको अटेंड किया गया था। अच्छा मुझे ये बताओ ब्राज़ील में वो कौन सी जगह है जहाँ पर इस बार ब्रिक्स का समिट हुआ था? पिछली बार रशिया में कजान में हुआ था, इस बार कहाँ पर हुआ है बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट। तो एक्चुअली में देखोगे तो हाल ही में क्या होता है, ब्राज़ील ने भारत के साथ में कुछ निगोसिएशन किया, बातचीत की। बातचीत एग्जैक्टली ये हुई थी कि ब्राज़ील चाहता है भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम को परचेज करना। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉब्लम बनकर आया। बड़ा प्रॉब्लम इसलिए बनकर आया क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे ठीक है भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम, इसका बहुत नाम आया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने S-400 के साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि भारत जो लगातार एफर्ट्स लगा रहा था, कोशिश कर रहा था डिफेंस के मामले में ज़्यादा एक्सपोर्ट करना, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत ये सब रुक गया। क्यों? ब्राज़ील ने अचानक से मना कर दिया कि यार हम आपसे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं परचेज करेंगे। ब्राज़ील ने दोस्तों यहाँ पर ये पूरा निगोसिएशन रोक दिया है, तो अभी इंडिया ये ब्राज़ील को नहीं परचेज करेगा, याद रखिए। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 1 आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज आकाश मिसाइल सिस्टम। ये आकाश मिसाइल सिस्टम है क्या? ये भारत का पहला खुद का बनाया हुआ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, याद रखना। सरफेस टू एयर मिसाइल से आपको याद आ गया होगा सर ये कैसे काम करेगा, नीचे सतह से, सरफेस से दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट है, ड्रोन है, उसको अटैक करने का काम करेगा। तो जैसे हमारा S-400 काम करता है ना, उसी प्रकार से ये आकाश मिसाइल सिस्टम भी काम करेगा, याद रखिएगा। तो क्या है ये? सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट, जो सॉलिड फ्यूल है उसका यूज़ किया जाता है मिसाइल के अंदर में। रामजेट रॉकेट इंजन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो दुश्मन का कोई थ्रेट है, एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, तो हमारा जो रडार है वो एक्टिव होगा। रडार वो इन्फॉर्मेशन देगा लॉन्चर को, लॉन्चर से मिसाइल जाएगा और दुश्मन के जितना भी थ्रेट है उसको हवा में मार के गिरा देगा। ठीक है, जैसे S-400 काम करता है, मैंने कई बार आप लोगों को यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ाया है, वैसे ही हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी वर्क करता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? नाउ क्या है ये दोस्तों? याद रखिए भारत का खुद का बनाया हुआ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये बात तो याद रखनी है। इसको किसने बनाया है? अब डिफेंस आइटम है, डिफेंस वाले जो इक्विपमेंट्स हैं इनको ज़्यादातर हमारा DRDO ही डेवलप करता है। तो यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा रोल है। इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर यहाँ पर देखोगे तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, नीचे सतह से हवा में दागता है ये मिसाइल। वो क्वेश्चन बनता है कि भाई किस प्रकार की यह मिसाइल है। इसकी रेंज है लगभग 25 किलोमीटर्स, और नया वर्जन ऐसा आ चुका है जिसकी 35 किलोमीटर तक की रेंज है। तो दुश्मन को 35 किलोमीटर दूरी जाकर ये हिट कर सकता है।
इसकी स्पीड है माक 2.5 के आसपास, याद रखिएगा, यानी ध्वनि साउंड की स्पीड से भी 2.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये चल सकता है। और जो टारगेट्स हैं, जो टारगेट यहाँ पर आ रहे हैं 18 किलोमीटर दूरी से टारगेट आ रहा है, उसको मतलब 18 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर ये हिट कर सकता है। दुश्मन का फाइटर एयरक्राफ्ट हो, क्रूज मिसाइल हो, ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो, सबको तबाह कर सकता है। हमारी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रही है और इसको एक मोबाइल लॉन्चर यानी एक ट्रक के ऊपर में रखा जाता है, तैयार किया जाता है ताकि इधर से उधर इसको मूव हम लोग करवा सकें। आकाश मिसाइल सिस्टम के अंदर में आपको 4 इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, याद रखिए। पहला वेरिएंट आता है आकाश MK1, दूसरा वेरिएंट आता है आकाश MK2, तीसरा आता है आकाश NG यानी नेक्स्ट जनरेशन, एंड चौथा आता है आकाश प्राइम। तो ये 4 इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स आकाश मिसाइल सिस्टम के हैं। जो ओरिजिनल वेरिएंट है वो है आकाश MK1। इसकी जो रेंज है वो है 25 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद जो नया वर्जन हमने बनाया उसमें रेंज 40 से 45 किलोमीटर कर दी गई, बेटर गाइडेंस आ गया। जो NG है नेक्स्ट जनरेशन का, इसमें हमने रडार बेटर कर दिया ताकि अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर सकें कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जितना बढ़िया से डिटेक्ट कर पाएंगे उतने अच्छे से यहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। तो आकाश प्राइम जो है इसमें सटीक पना जो है, एक्यूरेसी रेट, उसको और ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। अब भारत के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? सिंपल सी बात है भाई, इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर मजबूत हो रहा है, हम क्योंकि आकाश पे काम कर रहे हैं। जो दुनिया की फॉरेन मिसाइल सिस्टम है उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाती है। जैसे आज S-400 भी हम लोग परचेज करते हैं, S-400 का इस्तेमाल करते हैं। तो S-400 जितनी रेंज नहीं है, क्योंकि S-400 की तो 400 किलोमीटर तक रेंज है, वो बहुत मैसिव रेंज है, तो वहाँ तक पहुँचने में भी भारत को टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी दूसरे और फॉरेन मिसाइल सिस्टम पे निर्भरता हमारी कम हो सकती है। भारत का जो एक जोर है कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमें ज़्यादा करना है, मेक इन इंडिया के तहत कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि ब्राज़ील आज नहीं तो कल हो सकता है कि वापस इसको परचेज कर ले। तो ब्राज़ील इंटरेस्टेड था क्योंकि ब्राज़ील को लगता था कि भाई ये सस्ता है। भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम एक सबसे इफेक्टिव भी है और कम दाम में बेटर परफॉर्मेंस देता है। लेकिन बाद में उन्होंने डील को रोक दिया। डील को रोकने के पीछे के कुछ रीजंस आपको देखने को मिलेंगे न्यूज़पेपर के अंदर। उन रीज़न में पहला बोला जा रहा है, हो सकता है बजट की कुछ समस्या हो गई हो, या टेक्नोलॉजिकल इशू हो गया हो, या फिर दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज एग्जाम्पल USA का प्रेशर हो, उस वजह से इन्होंने ना परचेज किया हो। USA चाहेगा कि भाई हमारा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम आप परचेज करो, ठीक है, डिफेंस सिस्टम ही तो परचेज करना है ना, लेकिन पैट्रियट और एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। समस्या यह है, तो प्रेशराइज होने की वजह से यहाँ पर हो सकता है जो ये डील है वो करंट समय पर रोक दी हो, टाल दी हो। समझ गए? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है भद्रकाली लेक के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक झील चर्चाओं में है। झील को लेकर भी एग्जामिनेशन में हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, याद रखिएगा। तो जहाँ पर हम यहाँ पे जो इस झील की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये जो झील है, ये झील करंट समय पर चर्चाओं में है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर भी है, तो लोग आज के समय पर टूरिज़्म के तौर पर घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से ये चर्चाओं में आ चुका है। टूरिज्म यहाँ पर पिछले कुछ समय पर बढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम में, देखो ज़्यादा आपको यहाँ पर दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली कितना चीज़ें याद रखेंगे। सिंपल सी एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि भद्रकाली लेक कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। इसका लोकेशन है तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर वरंगल नाम की जगह में दोस्तों ये प्रेजेंट है भद्रकाली लेक, इतना याद रखिए। ये आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप की गई है और ये मनेरू डैम से कनेक्टेड है, ठीक है। इसका इतिहास देखोगे तो इस झील का एक बड़ा इतिहास रहा है। माना जाता है कि जो ये झील है दोस्तों, ये बनाई गई थी गणपति देवा के थ्रू, ठीक है। गणपति देवा जो बेसिकली ककतिया डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते थे 12th सेंचुरी CE के समय पर। तो 12th सेंचुरी CE में देखोगे दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यह है ककतिया किंगडम। तो ककतिया डायनेस्टी की ये बात कर रहे हैं, यह है वरंगल, जहाँ पर यह भद्रकाली लेक आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, याद रखिएगा, भद्रकाली टेम्पल। और इसी भद्रकाली टेम्पल के जस्ट बगल में यह झील हमको देखने को मिलती है। तो बताया जाता है इतिहास में ये जो झील है वो गणपति देवा जी के थ्रू बनवाई गई थी, जो काकतीय डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि भद्रकाली टेम्पल, सर आपने नाम लिया, चलो थोड़ा सा टेम्पल के बारे में बता दो। आइए बता देता हूँ। जो ये टेम्पल है दोस्तों, ये चालुक्यास के थ्रू बनवाया गया 625 AD के समय पर, ठीक है। तो जो माता भद्रकाली हैं, स्पेशली माता दुर्गा का एक अवतार हैं, तो उनको डेडिकेट किया गया है ये मंदिर। और ये जो मंदिर का इंपॉर्टेंस पता है क्या है? मंदिर जो है हमारा शक्तिपीठ में कवर होता है। तो तेलंगाना के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल आपको देखने को मिलेगा हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से, और मेजर शक्तिपीठ भी आपको देखने को मिल जाता है भद्रकाली मंदिर। तो भद्रकाली मंदिर या भद्रकाली झील की बात हो रही हो, याद रखना तेलंगाना में वरंगल में प्रेजेंट है।
जो भद्रकाली मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये साउथ इंडियन रॉक कट टेम्पल स्टाइल्स में बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है, साउथ इंडियन रॉक कट टेम्पल स्टाइल के अंदर में इसको डेवलप किया गया है। अब इस पर्टिकुलर झील की यूटिलिटी क्या है? जब हम इस लेक की बात करते हैं तो इस लेक को आज के समय पर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? ओरिजिनली देखोगे दोस्तों तो इस झील को बनाया गया था ड्रिंकिंग वाटर सोर्स के लिए, यानी पीने के पानी के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन आज के समय पर इस झील का जो पानी है, क्योंकि फ्रेश वाटर है, ठीक है, साफ पानी है, फ्रेश वाटर वाली आर्टिफिशियल लेक है ना सर ये अभी जो हमने पढ़ा, तो ये जो पानी है इसका इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इस झील में पतली सी नाली बना रखी है, कैनाल बना रखा है, जिसके थ्रू पानी निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ककतिया कैनाल है, वो याद रखिएगा। तो इस झील से बहुत सारा इरिगेशन होता है, सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, इको टूरिज्म होता है, बोटिंग वगैरह भी होती है इस पूरे झील के अंदर में। बाकी मैंने आपको बताया जो श्रद्धालु हैं, जो मंदिर से कनेक्शन है इस लेक का, वो अलग लेवल पर है। तो बहुत सारे श्रद्धालु भी वहाँ पर पहुँचते हैं, टूरिज़्म वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। बस आज के सेशन में आज के प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स में इतनी ही चीज़ों पे फोकस रखना है, उसके अलावा कोई ज़्यादा जोर मारने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो पीडीएफ आपने देखा है, बहुत शानदार सा सुंदर सा पीडीएफ आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलता है, लेकिन जो द हिंदू वाला पीडीएफ है वो भी ऐसा ही होता है, वो और भी स्ट्रॉन्ग होता है, वो पेड ग्रुप में मिलता है। तो इससे अच्छा यह है कि सारे पीडीएफ के कंपाइलेशंस वगैरह आपको पेड ग्रुप में मिलते हैं, तो आप पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाला पीडीएफ अगर आपने केवल पढ़ना है तो ये वाला पेड फ्री ग्रुप में भी मिलता है। फ्री ग्रुप कहाँ पर है? आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 59,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जाकर फटाफट वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है। या फिर इस तरीके से पढ़ना चाहते हो कि आपको बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज वे में स्टडी करना है, तो आप एक पेड ग्रुप ज्वाइन करके रख लो। और ये जो पेड ग्रुप है दोस्तों, इसका जो फ़ी पेमेंट है बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको ये वाला पीडीएफ भी मिलता है, दूसरे और द हिंदू के पीडीएफ्स भी मिलते हैं। वो पीडीएफ्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। चाहो तो प्रिंट आउट निकलवाओ उन पीडीएफ का, या चाहो तो आप डिजिटली रीड करो, ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ये ग्रुप ज्वाइन करने का मन अगर आप लोगों ने बनाया है तो व्हाट्सएप पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मज़ा आया होगा सेशन के अंदर में। मेक श्योर करें वीडियो पे लाइक का बटन है, प्रेस करें। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से सुबह 6 बजे। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अच्छा रुको, एक बात और, 6 बजे तो मिलेंगे, लेकिन अभी द हिंदू का वीडियो अपलोड होने वाला है 1 से 1.5 घंटे में, उसको देख लेना पहले, उसके बाद आज का अपना दूसरा स्टैटिक स्टडीज़ को कवर करना, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद।